Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छी चलनी भी चाहिए, है ना। पढ़ाई को खूब जोश के साथ एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ा करें, नकारात्मक कुछ नहीं रहे। ओके, चलिए तो आज के करंट अफेयर्स का जो हमारा मुद्दा होगा देखते हैं उसमें किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा करंट अफेयर्स जब भी पढ़ने बैठे तो जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, क्या होता है, वन काइंड ऑफ न्यूज़ है, वो न्यूज़ ही तो है वो, उसमें पिछली कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ वो जुड़ती चली जाएंगी। इसका ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में करीब 40 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें आपको अप्रॉक्स 38 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाएंगे तो आपको प्रीलिम्स में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। 100% श्योरिटी है, प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। इसकी एक बहुत अहम भूमिका होती है। और आपका करंट अफेयर्स बहुत छोटा नहीं है, इसे कहा जाता है समुद्र के समान है ना। तो इसे पढ़ने के लिए डेली एवरी डे न्यूज़पेपर के आप टच में रहें। और करंट अफेयर्स होता है कि किसी सब्जेक्ट को अगर सपोज अगर आप स्किप कर भी दे रहे हैं वन डे के लिए तो करंट अफेयर्स को कभी स्किप मत किया करें। ओके, एवरी डे करंट अफेयर्स 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर आप जरूर इस पर ध्यान दें। ओके, चलिए। और वैसे तो क्लास के बीच में जो भी चीज़ें अगर आती है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होता है उसमें मैं एक साथ उसे एक लहर के साथ पूरे, जैसे कुछ एक्सरसाइज आ गया या आपके कोई टैग आ जाती है या पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया, अगर इस तरह से कुछ भी चीज़ें आती हैं तो मैं बार बार उसको क्लास में रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और वहाँ होता क्या है ना, याद इस तरह से हो कि अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको देख करके ही आपको लगता है अच्छा ये तो हमने कुछ पढ़ा था। तो कभी कभी ऑप्शंस देख के भी आप आंसर कर ले जाते हैं अगर उस पर 100% उस पर पकड़ नहीं है तो भी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को और देखते हैं आज के हमारे पास कौन कौन से मुद्दे हैं। ओके, पहला मुद्दा क्या है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2023 रिपोर्ट जो है उसने ये जारी किया है। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर ये देखना है कि किसने जारी किया है। ओके, किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो ये है आपका अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। हो सकता है आपका क्वेश्चन इस पे पूछ ले, और इस तरह के क्वेश्चंस को करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, थोड़ा सा हल्का टफ होता है। तो IREA यानी इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ओके, जिसे आप IREA, ये इसने क्या किया है, एक आउटलुक 2023 रिपोर्ट दिया है विश्व ऊर्जा संक्रमण के ऊपर। ओके, ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है 2022 में वैश्विक ऊर्जा वृद्धि में इसका कितना परसेंट का योगदान होगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। कितने परसेंट का? 83% का इसने योगदान दिया। ओके, 83%, इस परसेंट को ध्यान रखिएगा। कब? लास्ट ईयर यानी 2022 में। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि का हम लोगों ने टारगेट रखा है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का जो टारगेट है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती को कितना किया जाएगा, 3000 गीगावाट से बढ़ाकर 10,000 गीगावाट किया जाना चाहिए। ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा किया जाना चाहिए। ओके, क्लियर। ये अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि जो आप भारत का यानी आपके इंडिया का रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में किस स्थान पे है, नवीकरण ऊर्जा के उत्पादक में ये कौन से स्थान है इसका, तो भारत कितना है, भारत आपका इंडिया जो है वो ये 3rd नंबर पर है। ओके, प्रोडक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया 3rd नंबर पर है और फर्स्ट में आपका यूएस है, सेकंड आपका चाइना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया। इसके साथ और अगर कुछ तापमान वृद्धि, बस इतना, ठीक है। और कोई फैक्ट इससे यहाँ पर और ऐसा तो कोई फैक्ट इसमें और नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग
मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया। ओके, इसे चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के क्वेश्चंस थोड़े से आपको बोरिंग लगेंगे क्योंकि ये कैसे हैं, वन वर्ड सब्जेक्ट नहीं है कि एक वर्ड में केवल रटन मार लिया, वैसा नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। भारत को किसका संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम, इनके समन्वय बोर्ड का क्या किया गया है, सदस्य चुना गया है। इसका कार्यकाल कब से कब तक? इसका कार्यकाल 4 इयर्स का होगा, लेकिन जो स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी 2024 से, यानी 1 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट होगा। ओके, ये 4 इयर्स का इसका कार्यकाल होगा। सदस्य बनाया गया है, ये 4 साल के लिए सदस्य बनाया गया है। अब हमें देखना है कि ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है, ये होता क्या है। ओके, तो यह एक वैश्विक जो आपकी सांख्यिकी प्रणाली है उसका एक सर्वोच्च निकाय है, यानी जो दुनिया भर के सदस्य राज्य हैं उसके प्रमुख जो है वो सांख्यिकी को एक साथ लाता है। जाहिर सी बात है कि अगर क्या कर रहा है, इसको भारत को सदस्य बनाया गया तो उस बैठक में जो क्या करता है, आयोग क्या है, इस कमीशन में कौन कौन है, दुनिया भर के सदस्य राज्यों के प्रमुख सांख्यविदों को एक साथ लाता है। अब इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास देखते हैं क्या है। लिथियम के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे भारत और चिली। तो भारत और चिली निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्पाद इसके साथ मिलकर के काम करेंगे, तो क्या होगा, वो लिथियम के साथ काम कर रहे हैं। ओके, अब लिथियम के साथ उनके उस क्षेत्र में मिलकर काम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? तो सबसे पहले एक चीज ये जान ले कि लिथियम का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो चिली में होता है। चिली के सालार डी अटाकामा, ओके, चिली में है। देखिए यहाँ पर है भी, चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है। और चिली के कहाँ पर? सालार डी अटाकामा, ओके, यहाँ पर होता है। एक्चुअली क्या है ना कि आपका जो लिथियम है उसको वर्तमान में इसका यूज बहुत ज्यादा किस सेंस में है कि स्मार्टफोन से लेकर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल तक में इसका यूज हो रहा है। ओके, एक्चुअली टारगेट क्या किया गया है, कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम करने का एक टारगेट है, लक्ष्य है। तो उसके एवज में क्या हो रहा है, लिथियम की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अब लिथियम की डिमांड बढ़ रही है तो होता क्या था कि ये लोग चाइना के साथ, जो भारत है वो चाइना के साथ वहाँ पर उनका चल रहा था। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो भारत और चाइना के संबंध तो अच्छे चल नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब क्या करेगा, भारत जो है वो चिली के साथ मिलकर के काम करेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन है सूचना और प्रसारण मंत्री? अभी वर्तमान में कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है और खास करके बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, मंत्री वगैरह का ज्यादा पूछ लेता है ना, कि कौन मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है, अमेजन इंडिया के साथ। ओके, किसके साथ? अमेजन इंडिया एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब समझौते पर, समझौता क्या है वो देखना है कि भारत की रचनात्मकता, जो आपका अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, भारत की किसकी रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, इसको बढ़ावा देना है और देश में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए इसमें तो अगर द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी, ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड प्रमोट क्रिएटिव टैलेंट। ओके, इसके लिए इन दोनों के बीच में क्या किया गया, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है उसके साथ क्या किया गया है, इसको बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया के साथ, ये याद रखिएगा, साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं क्या है।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा। ओके, नाडा, ये इसने क्या किया है, संजीता चानू पर, किस पर, संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का, 4 साल का। एक्चुअली जो संजीता चानू है वो जो कॉमनवेल्थ गेम था 2014-8 में, उसकी क्या है, ये इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इसमें जीती हुई थी। ठीक है, अब प्रतिबंध लगाया तो क्यों लगाया, ये एक्चुअली प्लेयर्स जो होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, इससे ना इनकी जो ये एक इनको बढ़ावा मतलब मिलता है, बढ़ावा इन द सेंस किस स्टेज में, आप इसको ऐसा समझे कि इस दवा को खाने से वो अपना प्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा बढ़ा के कर पाते हैं। ठीक है, ये और अच्छे से उसमें मतलब खेल पाते हैं और इन्हें एनर्जी मिलती है। ओके, तो इसलिए लोग इस दवा को जो है यूज़ करते हैं, लेकिन ये दवा जो है इसको बैन किया गया है। ओके, यह एक प्रतिबंधित दवा है, बैंड है ये, क्योंकि ये क्या नाम है, ड्रोस्टानोलोल। ओके, इसमें नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, संस्थान को 4 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं। अब नाडा क्या है। ओके, नाडा क्या है, तो इसका गठन 2005 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। सोसाइटी पंजीकरण, ओके, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका नामकरण जो है, इसका जो है अधिनियम जो है, उसके तहत इसको नाडा का गठन किया गया था 2005 में। ओके, चलिए, दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना। कौन सा बना, दिल्ली हवाई अड्डा, ये दुनिया का 9वां है। ठीक है, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। अभी आपको मैंने बताया था ये तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, और अगर ये बोला जाए कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का सबसे बोला जाए कि व्यस्त बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहावा शेवा। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही है ये। अगर अभी बोला जाए कि रिसेंटली न्यूज़ में था कि सबसे अधिक जो यातायात को जिसने संभाला है लास्ट ईयर 2022 का जो रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपका पारादीप बंदरगाह है जो सबसे ज़्यादा इसने क्या किया, सबसे अधिक यातायात को संभाला है, यातायात संभाला सबसे अधिक। ओके, ये तीनों पॉइंट, क्योंकि मैंने कहा हमेशा कोडेड पीछे इसके साथ और भी क्या फैक्ट्स हो सकता है, उसको अगर इस तरह से तैयारी किया करें। सबसे अधिक यातायात संभाला किसने, पारादीप बंदरगाह ने, पारादीप बंदरगाह। ओके, तो ये 3 चीज याद रखिएगा। दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। हवाई अड्डा में पूछा जाए तो दिल्ली हवाई अड्डा यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, एज एयरपोर्ट। फिर अगर बात की जाए कि सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, कंटेनर पोर्ट कौन सा है भारत का सबसे बड़ा, तो JNPT जवाहरलाल नेहरू या नवा शेवा। और सबसे अधिक यातायात संभालने की अगर बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है, 7वीं भारत जापान रक्षा नीति यानी डिफेंस पॉलिसी। ओके, मैं नई दिल्ली कहाँ पे आयोजित की, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी, 7वीं भारत जापान डिफेंस पॉलिसी। ओके, कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में, आप देख रहे हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि भारत जापान का एक आपका एक अभ्यास हुआ था, भारत जापान, वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भारत जापान का जो एक्सरसाइज हुई है वो किस, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, ये ध्यान रखिएगा। ओके, वीर गार्जियन। इसी प्रकार से भारत और यूके, ओके, इंडिया यूके, ये किस नाम से जाना जाता है, कोबरा वॉरियर। ओके, कोबरा वॉरियर। ओके, इस तरह से कुछ कुछ है जो अपना याद रखना है। स्लैनेक्स हुआ था अभी भारत श्रीलंका, तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है, कि क्या क्या फैक्ट्स और हम लोग इसके साथ देख सकते हैं। एक रिकॉल हो जाती है, याद रह जाता है, बस इतना करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईरान ने 2016 के बाद पहली बार यूएई में राजदूत नियुक्त किया। किसने? ईरान ने। क्वेश्चन इस पे बन सकता है, 2016 के बाद पहली बार कहां पर नियुक्त किया? यूएई में। ओके, यूएई में अपना राजदूत नियुक्त किया है। और किसे नियुक्त किया है? तो ईरान ने रेजा अमीरी, इमेज में दिख रहा है, इमेज में आप लोग देख रहे हैं, रेजा अमीरी को यूएई में अपना राजदूत नियुक्त किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति ने, यानी मॉनिटरी पॉलिसी जो कमिटी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ने रेपो दर को 6.5% पर क्या किया है? अनचेंज्ड है, 6.5% अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रखा है। इसके साथ रेपो दर, ये रेपो दर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। पता है कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ ले जाते हैं और रेपो दर हुआ, बैंक रेट हुआ, एसटीएफ हुआ, इन सबको सोचते हैं अरे ये तो हमें मतलब याद है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, और हम इसे ध्यान नहीं देते हैं। अब जब वो पूछ देता है तब बहुत अफसोस होता है कि अच्छा हमने तो इसे ध्यान नहीं दिया था, क्या है देख लेते। तो इसे एक बार जरूर है कि इसे हमेशा एग्जाम में पूछे, अन्यथा ना पूछे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। वो नहीं पूछा तो अलग बात है, लेकिन इन सब बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा। हमेशा इसे मतलब इसके ऊपर पकड़, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि नहीं, जो एक ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चन का वो तो हमें करना ही है। प्रीवियस क्वेश्चंस जितने आते हैं उन सबों को देख लेना है कि उस पर एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, तो ये हो गया रेपो रेट। अब हमें देखना है एसडीएफ कितना है। एसडीएफ कितना है हमारा? स्टैंडिंग डिपॉजिट जो फैसिलिटी है कितना है? 6.25%। ओके, 6.25%। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ प्लस बैंक रेट, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों जो हैं आपके हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बैंक रेट अभी कितना है? ये दोनों कितने हैं? 6.75%। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको पूरा अच्छे से याद कीजिएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। बैंक रेट 6.5 और ये अनचेंज से किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बेसिक चीज है, ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। ओके, ठीक है। किसने? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, इनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि केंद्रीय आवास, सवाल इसलिए पूछ सकता है एग्जाम में, खास करके बिहार के एग्जाम में या यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है। मंत्री इसलिए पूछ लेगा क्योंकि अभी क्या हुआ है, इन्होंने कुछ एक समिति, रिसेंट एक न्यूज में चला कि केंद्रीय आवास मंत्रालय द्वारा कुछ किया गया है, कुछ सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो हो सकता है इनके मंत्री के नाम पूछ दें। तो इनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ओके, इनको क्या किया? इन्होंने एक समिति का गठन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स थे वो क्या हुए हैं? रुके हुए हैं। उनसे संबंधित मुद्दों की एक जांच के लिए कि आखिर क्यों रुका हुआ, कमेटी का गठन किया गया है। और इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 14 मेंबर्स हैं। तो 14 मेंबर्स पे सवाल आपका नहीं बनेगा। सवाल आपका बनेगा कि इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे हैं। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ, नीति आयोग के पूर्व सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो ये तो पूर्व सीईओ हो गए। वर्तमान के सीईओ कौन है? फिर वर्तमान के कौन है? वर्तमान में अगर बात की जाए सीईओ की तो कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ओके, बी आर सुब्रमण्यम। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। ओके, डॉक्टर सुमन बेरी। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, चलिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। हमने क्या किया? अमिताभ कांत तो पूर्व में थे,
वर्तमान के भी देख लिए, उपाध्यक्ष को देख लिया और इसका गठन कब हुआ था हम लोगों ने उसको भी देख लिया। ठीक है, चलिए कमेटी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसे। हाँ, एक मिनट, ये इंग्लिश वाला अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो एक बार एक कुछ सेकंड के लिए देख ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने डोप टेस्ट में असफल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? किसे किया है? किसे बैंड किया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए किसे किया है? शिवपाल सिंह, कमलप्रीत कौर, धनलक्ष्मी शेखर, संजीता चानू इज योर राइट आंसर, संजीता चानू। इसके लिए ड्रॉसडॉलर नामक जो एक इन्होंने एक ड्रग लिया था उसके लिए किया गया, उस मेडिसिन के लिए किया गया, प्रतिबंधित दवा कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 2016 के बाद, ओके, यानी विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इट्स एम्बेसडर टू द यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी यूएई में किसने किया है 2016 के पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में अपना राजदूत नियुक्त किया है? चीन, जापान, ईरान और फ्रांस। किसने किया है? ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ओके, रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने और देश में रचनात्मक प्रतिभा यानी क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन भी आपके कुछ इस तरह से ही बनेंगे एग्जाम में भी। ओके, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? अमेजन इंडिया, गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, फेसबुक इंडिया। अमेजन इंडिया इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मिर्चा चावल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो किसे किया गया है? बिहार को। बिहार के कहां पर? ये पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिमी जो चंपारण है बिहार का, पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। अब इस मिर्चा चावल को बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार के अब तक कुल कितने कृषि उत्पाद हो गए हैं जिनको की जीआई टैग दिया गया है? तो टोटल अब तक कितने हो गए हैं? ऐसे 6 कृषि उत्पाद हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आपका भागलपुर का जर्दालू आम, ओके, मिथिला मखाना, इसे कब दिया गया है? 2022 में इसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, कतरनी चावल या धान, कतरनी चावल या धान, अच्छा चलिए इसे लिख दे रही हूँ, शायद शो हो जाएगा। ओके, नवादा का मधी पान, मधी पान नवादा है, ओके, मधी पान। एंड जो आपका लास्ट वन है मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। ओके, टोटल आपके कितने उत्पाद हो गया? और ये आपका हो गया 6, है ना, पश्चिम चंपारण का मिर्चा चावल। ये 6 को पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, अब इसके साथ ही चलिए, ये तो आपके बिहार का हो गया। हिमाचल प्रदेश का किसे दिया गया है जीआई टैग? हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को, ओके, कांगड़ा चाय। यूपी की बनारसी पान, बनारसी पान, गाना सबने सुना है, खई के पान बनारस वाला, है ना। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो खई के पान बनारस वाला से भी याद रखिएगा बनारसी पान को, कभी कभी ये सब ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आ जाता है। ओके, चलिए, बनारसी पान, लंगड़ा आम
और रामनगर, रामनगर, रामनगर में मूवी में है ना, चल बसंती चल धनो, तो रामनगर का बैगन, ये सब ध्यान रखिएगा। ज्ञान जहाँ से भी मिल जाए, जहाँ से भी लगे कि आसान हो रहा है समझने में, बस वहीं पर दिमाग लगाइए। जरूरी नहीं कि किताबी भाषा पूरा रटने की आवश्यकता हो, आसपास से भी लग रहा है किसी को रिलेट कर सकते हैं, किसी गाने से, किसी एक्टर से, किसी एक्ट्रेस से, तो आराम से करके चीज़ों को बस इतना करना है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ओके, चलिए ये हो गया। और जम्मू की बसोहरी पेंटिंग है, जम्मू की, जम्मू की कौन सी है, बसोहरी पेंटिंग, पेंटिंग जम्मू की, इसे अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो खास करके यूपी और बिहार के लिए उनके अपने अपने उत्पादों को याद रखिएगा, ये वहाँ पे पूछ सकते हैं। यूपी और बिहार में ये अपने स्टेट का ही 95% या 98% बोल सकते हैं आप, ये अपने स्टेट का ही पूछेंगे ये। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बोला गया है। 2020-21 में भारत के कॉर्पोरेट्स द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च बढ़ाकर कितना किया गया है, इतना रुपए हो गया है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है ये बताना है आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। सरकार को CSR फंड, CSR यानी क्या हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के आवंटन की अनुमति नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं, तो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने भी देखा है, जिसके क्वेश्चंस करने में कितना आसान लगेगा, है ना, और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ थ्योरीज अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस मस्ट होता है करना। उसमें क्या होता है, हम अपने आप को सही आकलन कर पाते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को कर ले जा रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जयंती डालमिया, सुधा शिव कुमार, जयश्री दास वर्मा एंड पूनम महाजन। तो कौन है, सुधा शिव कुमार। ओके, FLO का गठन कब हुआ था, 1983 में इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये न्यू दिल्ली। ओके, और ये किस नंबर की है, 40वें नंबर की है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 40वें ये अध्यक्ष जो है वो चुनी गई है, सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया नहीं, अभी रिपीट नहीं हुआ, मुझे लगा शायद रिपीट हो गया, देख लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है। मैंने आप लोग को भी कहा था कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, V.R. सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, V. अनंत नागेश्वरन, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमिताभ कांत राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं, अमिताभ कांत होगा। ओके, चलिए, अमिताभ कांत इसका राइट आंसर है। V.R. सुब्रमण्यम जो है इसके वर्तमान के CEO है, प्रेजेंट CEO ये है, प्रेजेंट CEO है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है, अमिताभ कांत। मैंने हाँ ना जो किया है तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, एकदम बेसिक ध्यान में रखना है कि अमिताभ कांत है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को किया हमेशा के लिए क्या होगा, एक अच्छा क्लास में कुछ ऐसा हुआ था तो अमिताभ कांत इसके अध्यक्ष हैं, V.R. सुब्रमण्यम इसके प्रेजेंट CEO हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताएं कि अब रिपोर्ट जो आई है, हम लोग ने देखा तो है ही, देख लेते हैं क्या क्या है उसमें, कौन सा स्टेटमेंट जो दिया है उस स्टेटमेंट में से कौन सा पूछ रहा है सही है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जारी की। किसने जारी किया, ये
ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर के निशान को पार कर गया। तो आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या एक सही है एक गलत है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इसी में क्या बोला गया है इस रिपोर्ट में कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है 2022 में इसका कितना क्या योगदान रहा, 83% का इसने वैश्विक ऊर्जा में योगदान दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया था। अब हम थोड़ा सा बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। कहाँ के? पश्चिमी चंपारण के। मैंने आपको अभी बताया भी है, फिर भी आप इमेज के साथ देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। मिर्चा चावल एक्चुअली इसका जो दाना है ना, जो गोल मिर्च होती है, काली मिर्च जैसे छोटे छोटे उस तरह से होती है, काफ़ी सुगंधित है, तो इसलिए इसे एक जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था अराउंड, और स्टार्ट ही किया गया है 2004-05 से ये स्टार्ट किया गया है जीआई टैग देना। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड क्या है। श्रीमती सुभद्रा देवी जी और श्री कपिल देव प्रसाद एवं श्री आनंद कुमार को पद्मश्री सम्मान। आप यहाँ देख रहे हैं कपिल देव प्रसाद जी हैं, सुभद्रा देवी जी हैं, आनंद कुमार जी हैं। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है पद्मश्री सम्मान, पद्मश्री। ओके, अब यहाँ पर किसलिए दिया गया है इनको? इन दोनों को दिया गया है कला के क्षेत्र के लिए। क्यों दिया गया है? कला के क्षेत्र के लिए। ओके, कला के क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है, और शिक्षा एवं साहित्य के लिए इनको दिया गया है, शिक्षा एवं साहित्य के लिए। और मरणोपरांत किनको दिया गया है? बहुत चर्चित हमारे सपा जो सपा नेता, भूतपूर्व नेता रह चुके हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, है ना, कौन होंगे? मुलायम सिंह यादव हमारे, ठीक है, पूर्व सीएम। तो इनको दिया गया है, मरणोपरांत मिला है इन्हें। फिर दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, किस लिए? ओआरएस की घोल के लिए, ओआरएस की जो उन्होंने खोज की थी उसके लिए इनको दिया गया है। तो खैर उसे मैं किसी और क्लास में डिटेल में बता दूंगी। ये हम लोग स्पेशली बिहार को लेकर के पढ़ रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इसलिए केवल यही तक सीमित रहते हैं कि इन तीन जो व्यक्ति हैं इनको एकदम ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन इससे यहाँ से डेफिनेटली आपसे बीपीएससी में पूछ लेगा। ठीक है, डेफिनेटली बीपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर क्लास होगी उसमें मैं यूपी की जो करंट होगी उसे भी करवा दिया करूंगी, ताकि आपके पीसीएस एग्जाम में वो भी आपको मतलब थोड़ा सा जो है वो मदद साबित हो सके। ठीक है, चलिए कोशिश रहेगी कि मेरी कि उसमें भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो श्रीमती सुभद्रा देवी और श्रीमती कपिल देव शर्मा एवं आनंद कुमार, ये तीन चेहरे बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। हाँ, अब ये कहाँ से हैं? तो ये सुभद्रा देवी जो हैं ये हैं आपकी मधुबनी की। इनके स्थान के नाम भी याद रखिएगा, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी की। और यहाँ पर कपिल देव प्रसाद में यहाँ लिखते रही हूँ नालंदा के हैं, सॉरी नवादा के, नवादा। ओके, और आनंद कुमार जानी हैं पटना के हैं। तो खैर चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है करें। 2023-24 के कुल बजट, कितने की बजट है? 2.61 करोड़ रुपए। इतने के कुल बजट में से इतना करोड़ रुपए 37,949 करोड़ रुपए जो है महिलाओं पर व्यय की जाने वाली जो योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। सिर्फ फीमेल के लिए जो प्रोजेक्ट जो हैं, जो भी योजना होंगी उनके लिए ऐसा किया गया है। जितनी भी स्कीम्स होंगी महिलाओं को लेकर के, टोटल कितने का? इतने के करोड़ रुपए, इतने से, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बिहार में तो खास करके डिजिट तक पूछ लेता है। तो ये 2.61 और ये डिजिट। अब ये कितना परसेंट है ये महिलाओं पे कुल बजट का? नेक्स्ट क्या होगा? बिहार जो इतने बजट कर सर महिलाओं पर कुल बजट का कितना खर्च कर रहा है? तो 14.5%, 14.5%, इसे भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक इसने जारी किया है। उसमें आपका जो भागलपुर है, भागलपुर, इसकी सिचुएशन कैसी है भागलपुर की? इसे अगर पूरे देश में देखा जाए तो 5th रैंकिंग है प्रदूषण के मामले में, और बिहार में सबसे ज्यादा प्रदूषित यही है, शीर्ष में है, शीर्ष में ये प्रदूषण के मामले में। ठीक है, प्रदूषण में बिहार में।
और अगर हमें पूरे देश में अगर इसकी बात की जाए, देश में अगर बात की जाए तो ये 5th में है देश में। ओके, चलिए ठीक है। और एक हमारे पास जो लास्ट है, वो लास्ट मुद्दा क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना बिहार सरकार की प्राथमिकता। ये अब इसके साथ एक्चुअली क्या हुआ है कि आपका लखीसराय, ओके, कजरा एक है वहां पर, कजरा लखीसराय, लखीसराय में है। पीरपैंती कहाँ है ये, पीरपैंती भागलपुर। ओके, यहाँ पे क्या किया गया है, करीब 450 मेगावाट का बोला एक रखा गया टारगेट कि यहाँ पर इतनी की सौर ऊर्जा जो है वो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन का एक लक्ष्य रखा गया है। ओके, कितना, 450 मेगावाट सोलर एनर्जी का जो टारगेट है कितना है, 450 मेगावाट का। ओके, चलिए तो ये हो गए हमारे पास सारे मुद्दे और हमने करंट को देख लिया, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, बिहार करंट्स, क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी लगेगा कि नहीं कुछ इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है या किसी स्टेट के करंट को पर्टिकुलर फोकस करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ओके, इससे मुझे पता चल पाएगा कि अच्छा आप लोगों की और रिक्वायरमेंट क्या है। पहली चीज़, दूसरी, ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है। ओके, तो इसको आप लोग अगर मेरी चैनल पसंद आती है, लगता है कि ठीक है आप लोगों के पास सही जो कुछ मेरे पास है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है अगर मैं आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ, अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। हाँ, इसके साथ साथ मैं आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास भी ले रही हूँ। ओके, हिस्ट्री की क्लास भी ले रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो शायद देख ही रहे होंगे क्योंकि हिस्ट्री की क्लास भी कंटिन्यू, उसमें भी आए दिन वीडियो देती रहती हूँ। तो उसमें किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग जरूर बताएं क्योंकि ये चैनल आप लोगों की है ना। चैनल किसके लिए है, आप लोगों के लिए। आप लोग की अपनी चैनल है, इसको थोड़ा देखें कि और क्या इसमें सही किया जा सकता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।